नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पर्ण में पारिस्थितिकीय अनुकूलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में पर्ण के अंदर किस प्रकार की आंतरिक संरचना पाई जाती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पर्ण के अंदर आंतरिक संरचना में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं जो कि उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संदर्भ में अधिक दक्ष बनाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C4 पौधों में, जो कि उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनके अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की पर्ण संरचना पाई जाती है जो कि उन्हें प्रकाश संश्लेषण की दक्षता में वृद्धि करने में सहायक होती है। इन पौधों में पर्ण के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होती है। एक मेसोफिल सेल्स और दूसरा है बंडल शीथ सेल्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर CO2 का फिक्सेशन होकर के मैलिक एसिड बनता है और ये मैलिक एसिड बाद में बंडल शीथ कोशिकाओं को ट्रांसपोर्ट होता है, जहां पर CO2 पुनः मुक्त होती है और यहां पर CO2 सामान्य केल्विन चक्र के द्वारा स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर दो भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के अंतर्गत संपन्न होती है। तो दो अलग अलग जगहों पर होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उद्देश्य है कि उपलब्ध CO2 मात्रा का अधिक से अधिक संख्या में उपयुक्त करना, अधिक से अधिक मात्रा में। और इस प्रकार की जो पर्ण की आंतरिक संरचना है, इसका फायदा ये है कि इस प्रकार की संरचना के द्वारा प्रकाश शोषण की मात्रा को कम किया जा सकता है। अब हम पारिस्थितिकीय अनुकूलन की बात करें तो जलोद्भिद पौधे हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले आकारिक अनुकूलन के अंतर्गत देखते हैं कि जलोद्भिद पौधे जो कि जल के अंदर डूबे हुए या प्लावी कंडीशन में हो सकते हैं, तो उनके अंतर्गत पत्तियों में अनुकूलन की बात करते हैं तो पत्तियां कटी फिटी या रेखाकार होती है, ताकि जल के साथ में कम से कम है जो उनको प्रतिरोध झेलना पड़े। जैसे आप यहाँ देख रहे हो वेलेसिनेरिया के अंदर पत्तियां जो रिबन के आकार की लंबी लंबी हमें जो दिखाई देती है। साथ साथ जलीय जो पौधे होते हैं उनकी पर्ण सतह पर मोम व म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। यह मोम और म्यूसिलेज का आवरण इन पौधों को जल के अंदर सड़ने से रोकता है। पर्णवृंत फूला हुआ व स्पंजी। जलकुंभी जिसे हम आइकोर्निया कहते हैं, उसके अंतर्गत आप देखोगे तो इनका जो पर्णवृंत है, ये वाला भाग पर्ण का, ये फूला हुआ होता है और स्पंजी होता है, जिसके फलस्वरूप ये पौधे आसानी से जल की सतह पर तैरते रहते हैं। ये पर्णवृंत इन पौधों को उत्प्लावकता प्रदान करता है। दूसरा, कई जलीय पौधों के अंतर्गत हम देखते हैं कि पर्णवृंत अपेक्षाकृत अधिक लंबाई वाला होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं निम्फिया के अंदर और मार्सिलिया के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्णवृंत जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको, लंबी तंतुनुमा संरचना, ये है तो अधिक लंबाई का होता है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि पादप को, अर्थात पादप के जो प्रकाश संश्लेषी अंग है, पर्ण है, उनको है जो जल की सतह के ऊपर लेके जाना, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश का उपयोग हो सके और पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के दौरान उनकी प्रकाश संश्लेषी उत्पादों की मात्रा को बढ़ाया जा सके। विषम परिणीता का
पाया जाना। विषम परिणीता से हमारा तात्पर्य है कि कई जलीय पौधे होते हैं, उनके अंदर दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, और जब एक ही पौधे में दो प्रकार की आकार के रूप से भिन्न पर्ण पाई जाती है तो इसे हम है जो विषम परिणीता कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रेननकुलस है उसके अंतर्गत हमें विषम परिणीता देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखोगे तो जल की सतह के ऊपर की तरफ जो एरियल पार्ट्स है यहाँ पर मौजूद लीफ, और डूबी हुई पानी के अंदर लीफ, दोनों है जो आकारिक रूप से भिन्न है। तो जब हमें इस प्रकार की पर्ण देखने को मिलती है जो कि दोनों आकारिक रूप से भिन्न होती है, तो इस प्रकार की पर्ण को विषम परिणीता कहते हैं। ये विषम परिणीता का महत्व उस पौधे के लिए जो कि जलीय आवास के अंदर पाया जाता है, और उसमें है जो एरियल और सबमर्ज दोनों भागों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियां होती है। ऊपर वाली जो पत्तियां हैं उनका पर्णफल का एरिया अधिक होता है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश का अवशोषण किया जा सके, और जल के अंदर जो पर्ण होती है उनके अंदर है जो पत्तियां हैं जो सुई के आकार की या कटी फट्टी होती है, ताकि कम से कम है जो जलधाराओं के साथ में प्रतिरोध करना पड़े। अब जलोद्भिद पौधों के अंदर पाए जाने वाले आंतरिक अनुकूलन, आंतरिक अनुकूलनों की हम बात करते हैं तो रंध्र या तो पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं या है जो अल्प विकसित होते हैं, और साथ ही साथ वायु प्रकोष्ठ है जो पाए जाते हैं। वायु प्रकोष्ठ आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे निम्फिया का पर्ण बनता है, यहाँ पर आप देख रहे हो आपको वायु प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। इन वायु प्रकोष्ठों के अंदर वायु भरी रहती है जो कि इन पौधों को उत्प्लावकता प्रदान करने में सहायता करती है। निम्फिया के पर्ण में पाए जाने वाले ताराकार स्पिरोक्रिस्टल्स यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये ताराकार स्पिरोक्रिस्टल्स है, ये इस पौधे को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अब है मरुद्भिद पौधों के अंदर पाए जाने वाले आकारिक के अनुकूलन, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मरुद्भिद यानी ऐसे पौधे जो जलाभाव की स्थिति में या जल की कमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इन पौधों में वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित बनाने के लिए जल की उपलब्ध कम मात्रा के साथ में भी एक तरह से सामान्य जीवन यापन करने के लिए इन पौधों में विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पर्ण है जो आशुपत्ति प्रकार की होती है, अर्थात पत्तियां उत्पन्न होने की थोड़े समय पश्चात गिर जाती है, या फिर पर्ण है जो शल्कों में अपाशित हो जाती है। पत्तियों का आकार छोटा, नुकीली पत्तियां व सुई के आकार की। पर्ण की जो सतह है वो चमकीली व चिकनी, और उस पर मोम और सिलिका का आवरण पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के जो अनुकूलन है, जैसे सतह चमकीली है, चिकनी है, तो इसका मतलब यह है कि जो सूर्य का प्रकाश जब पर्ण फलक पर पड़ता है तो उसको परावर्तित कर देती है, ताकि ये जो वाष्पोषण की दर को कम किया जा सके। मोम व सिलिका का जो मोटा आवरण होता है उसका भी यही कार्य है कि वाष्पोषण की दर को रोकना। इसके अलावा पत्तियों पर बहुकोशिकीय रोम की उपस्थिति होती है, और इन रोमों का कार्य भी होता है कि वाष्पोषण की दर को रोकना, अर्थात पर्ण सतह से होने वाले जलहास को रोकना। पर्ण के अंतर्गत क्या होता है कि कंटक, कई ऐसे पौधे जिनमें पर्ण है जो कंटक में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात कांटों में हो जाती है, और कुछ ऐसे पौधे जिसमें अणुपर्ण है जो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ओपनसिया के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो पत्तियां हैं वह जो स्पाइन्स अर्थात कंटकों में रूपांतरित हो जाती है। वहीं अगर आप देखोगे कैपेरिस डेसिडुआ, तो इसके अंतर्गत आपको है जो अणुपर्ण जो दिख रहे हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये है जो पर्ण का अन्य अंगों में रूपांतरण पौधे के लिए सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन की दर को अर्थात जलहास को रोकने की
एक विशिष्ट युक्ति भी है। पर्णफलक का आकार छोटा और पर्णावृंत का पाया जाना। तो पर्णफलक का आकार छोटा होने का कारण यही है कि पौधे के लिए विशिष्ट प्रकार अनुकूलन, ताकि प्रकाशन क्रिया तो हो सके, लेकिन वाष्पोत्सर्जन के लिए सतही क्षेत्रफल को कम करने के लिए पर्णफलक है जो कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके अंतर्गत अब इन सिंगल इकाई को हम बोलते हैं लीफलेट। दूसरा है पर्णावृंत का पाया जाना। जैसे कि मैंने देखा है, सुना है कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, उनके अंदर क्या होता है, जो पर्ण है उस पर्ण का जो वृंत है वो फूल करके मोटा हो जाता है और हरा होता है, और कुछ समय के पश्चात पत्तियां गिर जाती है और ये फूला हुआ पर्णवृंत का भाग, जिसे हम पर्णावृंत कहते हैं, ये मांसल हरा होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है, अर्थात पर्ण का कार्य करता है। अब मरुद्भिद पौधों के अंदर पाए जाने वाले आंतरिक अनुकूलन। बाह्य त्वचा कोशिकाएं सुसंहत, व्यवस्थित, बहुस्तरीय व लिग्नीकृत होती है। सामान्य उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। मरुद्भिद पातु में पर्ण मध्योतक सुविभेदित अर्थात खंभोतक और स्पंजी मरुद्भिद में विभेदित होती है। साथ ही साथ इन पौधों का जो मुख्य अनुकूलन है वो है थनसे हुए रंध्रों का पाया जा रहा है। रंध्र है जो थनसे हुए होते हैं, जिसके कारण ये सीधे है जो हवा के संपर्क में नहीं आते हैं, इसलिए जल हानि कम से कम होती है। जल संचय के लिए मरुद्भिद की कोशिकाओं का विकसित होना। इन पौधों में जो मरुद्भिदी आवास में पाए जाते हैं, इन पौधों के अंतर्गत जल को संग्रह करने के लिए, जैसे हम एलोवेरा वगैरह देखते हैं आदि, संग्रह करने के लिए इनके अंतर्गत मर्दों की कोशिकाएं अधिक मात्रा में होती है, जो कि जल को संग्रहित करने का कार्य करती है। आवर्धक कोशिकाओं की उपस्थिति, जिसे हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं, कई घासें होती हैं, उन घासों के अंदर ऊपरी अधिचर्म में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं, गुब्बारे नुमा। ये कोशिकाएं जल की कमी की स्थिति में पत्ती को है जो रोल्ड कर देती है, अर्थात उसके सतही क्षेत्रफल को कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप जल हानि को रोका जा सकता है। पर्ण विलगन। पर्ण विलगन का मतलब है कि पर्ण का पौधे से अलग हो जाना। किन्हीं पादप भागों का, भले जैसे पर्ण हो या शाखा हो, पुष्प हो, उसका पौधे से अलग होने को हम विलगन कहते हैं। पौधों से पत्तियों का या पुष्पों अथवा फलों का गिर जाना या अलग होना एक विशेष प्रक्रिया के कारण संचालित होता है, और इस प्रक्रिया को ही हम विलगन कहते हैं। विलगन प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे मान लो एक पर्णपाती वृक्ष है कि परिपक्व पर्ण या पत्ती में आधारी सिरे पर, पर्ण के आधारी सिरे पर कोशिकाओं का एक संकरा क्षेत्र दिखाई देता है, इसे हम विलगन क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र की कोशिकाएं अपने आसपास वाली दूसरी कोशिकाओं से संरचनात्मक भिन्नता प्रदर्शित करती है। बाहरी तौर पर देखने से एक हल्की खांच की उपस्थिति के द्वारा विलगन क्षेत्र की पहचान होती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की कोशिकाओं का रंग भी बाह्य त्वचा परत की तुलना में कुछ अलग होता है। विलगन क्षेत्र में कोशिकाओं की दो परतों को आसानी से हमें जो अलग कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है विलगन परत या पृथक्करण परत, और दूसरी होता है सुरक्षात्मक परत। और कुछ हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन पर्ण विलगन को इनहिबिट करते हैं या रोकते हैं, परंतु इथाइलिन जैसे कुछ हार्मोन
पर्ण विलयन प्रक्रिया को उद्दीप्त करते हैं। फिर है पर्ण जीर्णता। पर्ण के उद्भव के पश्चात पर्ण है जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व प्रदर्शित करती है, अर्थात उद्भव के पश्चात ये अपना पूर्ण आकार प्राप्त करती है और आयु के साथ साथ इसकी प्रकाश संश्लेषी क्षमता में भी गिरावट होने लगती है। प्रकाश संश्लेषी क्षमता में कमी के फलस्वरूप अन्य उपापचयी क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप पादप के शुष्क भार में कमी होने लगती है। अब हम देखते हैं कि जीर्णता, जिसको अपन लीफ सेनेसेंस बोलते हैं, तो जीर्णता के समय पौधों के अंदर किस प्रकार के जैव रासायनिक तथा संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप जीर्णता पौधे की घटना पौधों के अंतर्गत संपन्न होती है। तो जीर्णता के अंतर्गत कई विघटनकारी क्रियाएं होती है जो कि पत्ती की प्राकृतिक मृत्यु के लिए उत्तरदायी होती है। पत्ती की पूर्ण आकार प्राप्त करने के तुरंत पश्चात जीर्णता की प्रक्रिया प्रारंभ होने लग जाती है और जीर्णता के समय पर्ण में होने वाले मुख्य जो परिवर्तन है इस प्रकार से है। क्लोरोफिल ह्रास, इस जीर्णता के समय सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का ह्रास होने लगता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड आदि के ह्रास की दर भिन्न भिन्न हो सकती है। क्लोरोफिल की मात्रा में ह्रास तथा फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड के संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप ईटीएस अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो बंद हो जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की रेट में अत्यधिक ह्रास होता है। फिर है रुबिस्को सक्रियता का ह्रास। रुबिस्को, जो कि हम सभी जानते हैं कि पौधों के अंतर्गत CO2 स्वांगीकरण के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। जीर्णता के समय इस रुबिस्को एंजाइम की सक्रियता में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है। श्वसन दर में ह्रास। जीर्णता के समय पत्तियों में श्वसन दर कम हो जाती है। इसके विपरीत परिपक्व होने वाले फलों में श्वसन की दर में वृद्धि देखने को मिलती है। पोषकों का पुनर्वितरण। जीर्णता के समय पत्तियों में प्रोटीन की मात्रा तेजी से कम हो जाती है और प्रोटीन की कमी के दो मुख्य कारण होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाती है, जिससे नए प्रोटीन नहीं बनते हैं, तथा दूसरा प्रोटीन अपघटन की दर बढ़ जाती है। तो प्रोटीन का अपघटन अमीनो अम्ल में होता है, जिससे पत्तियों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इन पत्तियों से पोषक तत्वों का विशेष रूप से नाइट्रोजन और कार्बन का अन्य विकासशील भागों में स्थानांतरण हो जाता है। अपघटनकारी एंजाइम की सक्रियता में वृद्धि। जीर्णता के समय पर्ण के अंतर्गत अपघटनकारी एंजाइम जैसे प्रोटीएज तथा न्यूक्लियस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके विपरीत डीएनए पॉलीमरेज की मात्रा में तेजी से कमी हो जाती है। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषी एंजाइम की सक्रियता कम तथा अपघटनकारी एंजाइम्स की सक्रियता बढ़ने से न्यूक्लिक अम्लों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती है। वसा कलाओं का ह्रास। जीर्णता के समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन लिपिड कलाओं का ह्रास होता है। सर्वप्रथम इनकी पारगम्यता प्रभावित होती है और अनेक अध्ययनों से स्पष्ट भी हुआ कि परिपक्व कोशिकाओं में कला लिपिड तरल क्रिस्टलीय अवस्था में होता है, जबकि जीर्णता ऊतक में ये क्रिस्टलीय जैल अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार कला लिपिड की लगातार क्रिस्टलीकृत होने से कला की पारगम्यता बढ़ जाती है और कला पारगम्यता बढ़ने से कोशिका में खंडों का विभेदन समाप्त हो जाता है। हार्मोन स्तर। जीर्णता विभिन्न हार्मोनों के संतुलन द्वारा नियंत्रित होती है। हार्मोन सांद्रता परिवर्तन का पर्ण की जीर्णता पर सेकेंडरी इफेक्ट पड़ता है। सामान्यतः इथाइलिन तथा एब्सिसिक एसिड जीर्णता को प्रेरित करते हैं तथा ऑक्सिन, जिबरेलिन व साइटोकाइनिन जीर्णता स्थगित करने में सहायक होते हैं। अब जीर्णता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन तथा जिबरेलिन अधिकतर मामलों में हम देखते हैं कि जीर्णता को स्थगित करने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत
एब्सिसिक एसिड तथा इथाइलिन जीर्णता को प्रेरित करते हैं। एब्सिसिक एसिड प्रमुख रूप से जीर्णता को तथा इथाइलिन फलों में जीर्णता को तीव्र करते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधों में पॉलीएमिन्स जीर्णता को विलंबित करते हैं। पोषक तत्व पादपों में पोषक तत्व मुख्य रूप से नाइट्रोजन की न्यूनता पर्ण जीर्णता को प्रेरित करती है। परिपक्व पादपों में नाइट्रोजन की आपूर्ति को करने पर कुछ समय तक जीर्णता को स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि नाइट्रोजन आपूर्ति बढ़ाने पर साइटोकाइनेटिन का स्तर है जो बढ़ जाता है, जो कि जीर्णता को विलंबित करने में सहायक होता है। जल आपूर्ति पादपों में जल न्यूनता की अवस्था में पत्तियों में जीर्णता हार्मोन एब्सिसिक एसिड का संग्रहण बढ़ जाता है, जो कि जीर्णता को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त जल की न्यूनता में प्रतिजीर्णता हार्मोन साइटोकाइनेटिन का पत्तियों में परिवहन मंद हो जाता है। प्रकाश तथा अंधकार प्रकाश की तुलना में अंधकार में जीर्णता की गति तेज होती है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल का ह्रास अंधकार की तुलना में मंद गति से होता है। इसके अतिरिक्त अंधकार में रंध्र बंद रहते हैं, जिससे पत्तियों में एब्सिसिक एसिड का संग्रहण तीव्र गति से होता है। तापमान सामान्यतः उच्च तापमान पर जीर्णता दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उच्च तापमान पर कोशिकाओं में प्रोटीन तथा क्लोरोफिल के अपघटन की दर बढ़ जाती है। इसके विपरीत निम्न तापमान पर पत्तियों में क्लोरोफिल तथा प्रोटीन को अधिक समय तक बनाए रखने में तापमान सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीर्णता स्थगित रहती है। अब हम देखते हैं कि जीर्णता का क्या महत्व है। सबसे पहला है कि प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को बढ़ाना। अगर हमें जीर्णता की प्रक्रिया का पता चल जाए और पार्टिकुलर किसी पौधे की जीर्णता का अध्ययन करने पर हमें उसकी जीर्णता के कारकों का पता चल जाए, तो हम किसी उपयोगी पादप की प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को हम मेजो बढ़ा सकते हैं। तरुण भागों को पोषकों का पुनर्वितरण। जीर्णता का एक सबसे बड़ा महत्व यह है कि जो पुराने अंग है, पर्ण वगैरह है, जो भी है, उनके अंतर्गत जो पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व जीर्णता की प्रक्रिया के द्वारा पुनः है जो वृद्धिशील अंगों अर्थात नवीन अंगों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव। पर्णपाती वृक्ष पर्णजीर्णता के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों को टालने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद।